वंदे मातरम बच्चों। आज हम व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे। उनकी परिभाषा, उदाहरण, उपसर्ग क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, इन सबको हम उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। उपसर्ग की परिभाषा है, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो उपसर्ग शब्द उप तथा सर्ग से मिलकर बना है। उप का अर्थ है पास और सर्ग का अर्थ है सृष्टि, यानी शब्द के पास पहुंचकर उसमें जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। साधारण शब्दों में परिभाषा अगर बनी तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं, शब्दों के अंश हैं, टुकड़े हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे सु प्लस पुत्र, सुपुत्र। यहाँ सु शब्दांश पुत्र शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है। यहाँ सु शब्दांश है, शब्द नहीं है। शब्द वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है, शब्दांश नहीं। शब्दांश का मतलब क्या है? शब्द का एक टुकड़ा। शब्दांश तो केवल किसी शब्द में जुड़कर ही नए अर्थ की रचना करने में सहायक होता है। इस तरह उपसर्ग का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जब वह मूल शब्द में जुड़ जाता है तो उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। उपसर्ग सार्थक खंड होते हैं। उपसर्ग के बारे में दो तीन बातें जानना आवश्यक है कि उपसर्ग सार्थक खंड होते हैं। वे शब्द अपने आप में अपूर्ण होते हैं, अतः उनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। अर्थ तो होता है लेकिन स्वतंत्र रूप से उनका प्रयोग नहीं हो सकता। किसी शब्द में जुड़ जाते हैं तो उसका मूल अर्थ बदल देते हैं, अर्थात अन्य शब्द की रचना और निर्माण हो जाता है। उपसर्ग उसमें सहायक होते हैं। उदाहरण के रूप में हार एक शब्द है जिसके सामान्यतः दो अर्थ हैं, पराजय और गले की माला। किंतु उपसर्ग के जुड़ने से हार के अनेक शब्दों की, नए शब्दों की रचना होती है। अगर इसमें वी उपसर्ग जुड़ जाएगा तो विहार बन जाएगा, यानी घूमने की जगह हो जाएगी। आ जुड़ गया तो आहार हो गया, प्र जुड़ गया तो प्रहार हो गया, सम जुड़ गया संहार हो गया, उप जुड़ गया उपहार हो गया, नी जुड़ गया निहार हो गया। यानी अलग अलग उपसर्ग जुड़े, मूल शब्द एक ही रहा और नए अलग अलग शब्दों का निर्माण हो गया। यानी इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद, उदाहरण देखने के बाद हमें यह जानकारी मिलती है कि शब्दों का निर्माण उनके आरंभ में जुड़े शब्दांशों के प्रयोग से ही हुआ। शब्दांश के जुड़ने से मूल शब्द में परिवर्तन आ गया। जैसे मूल शब्द था हार और दूसरा प्रत्यय अगर आ जुड़ गया तो आहार यानी भोजन। अगर मूल शब्द है हार, उसमें उप जुड़ गया तो उपहार यानी तोहफा। तो इस तरह से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इन शब्दांशों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये शब्दों के आरंभ में ही जोड़े जाते हैं, जैसा कि इसकी परिभाषा में भी
बताया गया है। अब आया उपसर्ग के प्रकार। हिंदी भाषा में शब्द रचना के लिए प्रयोग में किए जाने वाले उपसर्गों के कई प्रकार हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय, अंग्रेजी के उपसर्ग। इस तरह से उपसर्ग के 5 प्रकार हैं। संस्कृत के उपसर्ग। हिंदी में प्रयुक्त तत्सम उपसर्ग संस्कृत से आए हैं। तत्सम शब्द जैसे का तैसे ही तो आज रखा जाता है हिंदी में। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। इन उपसर्गों से बने शब्द हिंदी में मिलते हैं। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग निम्नलिखित हैं। अति है, अधि है, अनु है, अप है, अभि, अव, आ, उप, दुर, निर, परा, परि, प्रा, वि, सम, सु, आ, पुनः, स्वयं, आ और कु। यानी ये सारे उपसर्ग जो हैं ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। अनु से अगर है तो अनुज, अनुचर, अनुगामी यानी पीछे, गौड़, समान, बाद में। अप है तो बुरा या हीन, अपयश, अपवाद, अपशब्द। अभी है अभिनव यानी सामने और ओर, अभिभावक, अभिवादन। अव है बुरा, हीन, अवगुण, अवमूल्यन। आ है तक या समेत, आरक्षण, आक्रमक, आजीवन आदि। उच्च है यानी उत है उन्नति, उच्चारण। उप है उपसर्ग, उपसंहार, उपहार, उपयोग, उपनगर। फिर दुस है, दुर है बुरा, कठिन, दुशासन, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुर्बल, दुर्गम। निर है निस, रहित, निषेध, निर्जन, निर्णय, निर्मल, निर्वाह। फिर नी है निरोध, निवास, निहार, निगम। फिर परा है, परा मतलब विपरीत होता है, नाश, पराजय, पराभव, पराकाष्ठा। फिर परि है, परि मतलब चारों ओर, परिक्रमा, परिणाम, परिवर्तन। फिर प्रा है आगे, प्रकार, प्रकृति। फिर प्रति यानी विरुद्ध और सामने, इसका अर्थ है तो प्रतिरोध। फिर वी है यानी विशिष्ट, विभिन्न, विकार, विरोध, विकास, विभाग। सम है पूर्णतया, साथ या अच्छा, संसाधन, संशोधन, संहार। माँ की जगह बिंदी लग जा रही क्योंकि ये पंचम वर्ण है, इसलिए बीच में नहीं लिखा जाएगा। और हलंत लगा हुआ है तो आधा है, तो माँ का ऊपर बिंदु लग जाएगा। फिर सु है यानी सुगम, सुबह, सुकर आदि। ये थे संस्कृत के उपसर्ग। अब आया हिंदी के उपसर्ग यानी तद्भव के उपसर्ग। संस्कृत के शब्द ज्यों का त्यों रखे गए तो तत्सम कहलाते हैं ना, तो वो तत्सम के उपसर्ग हो गए। और हिंदी के उपसर्ग जो है वो तद्भव हो जाते हैं क्योंकि संस्कृत से बदल के हिंदी में आए रहते हैं। अन, स, अद, बिन, उन, नी, भर, ये आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। अन मतलब अभाव, निषेध, अनहोनी, अनबन। उन मतलब एक कम, 49, 59। औ मतलब हीन, अब, निषेध, अवगुण, औघट, कु, बुरा। नी रहित, पर, दूसरा। सु अच्छा, सुफल, सपूत। फिर अध आधा, अधमरा, अध जला, अध खिला, अध पका। दु बुरा, दुलारा, दुसाध्य, दुधारू। भर पूरा, भरपेट, भरसक, भरपूर, भर दिन। ये थे संस्कृत के, हिंदी के उपसर्ग। अब आया अरबी और फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग में खुश, ना, गैर, कम, ला, हम, ब, बे, बद, ये सारे शब्द आते हैं। जिनमें खुश का अर्थ होता है अच्छा, ना का है नहीं, ना खुश, ना समझ। गैर का होता है भिन्न, गैर हाजिर, गैर कानूनी।
कम का होता है न्यून यानी थोड़ा। बिला का होता है बिना, बिला वजह, बिल लिहाज, बिला शक। बे का होता है बिना बुनियाद, बेईमान, बेवक्त, बेरहम, बेतरह। फिर सर का होता है मुख्य, सरहद, सरताज, सरकार। फिर गैर का गैर हाजिर, गैर कानूनी। ना का अभाव, नामुमकिन, नामुराद, नाकामयाब। तो ये थे आपके अरबी और फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग की भांति अब आया अंग्रेजी के उपसर्ग। जनरल, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। हेड यानी मुख्य, हेडमास्टर, हेड क्लर्क, जो अंग्रेजी के शब्द दिखाई देंगे। डिप्टी यानी सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्टर्स। वाइस यानी सहायक, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। एक्स यानी मुक्त, एक्स कमिश्नर, एक्स स्टूडेंट, एक्स प्रिंसिपल। हाफ यानी आधा, हाफ टिकट, हाफ रेट, हाफ कमीज, हाफ पैंट, आदि। फिर आया आपका संस्कृत के अव्यय, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत के अव्यय हैं और उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। बहिर बाहर, बहिर्गमन, बहिष्कार। सत यानी सच्चा, पुर पुरा, पुरातन, सम समान, सह साथ। अध नीचे, अंत भीतरी, अभाव, चिर बहुत देर तक। फिर एक से अधिक उपसर्गों का भी प्रयोग होता है कहीं कहीं। सत प्लस आ प्लस चार, सदाचार, ये दो उपसर्ग आ गए उसमें, सत और आ। निर प्लस अभि प्लस मान, निराभिमान। मान मूल शब्द है, निर और अभि दो उपसर्ग हो गए। सु प्लस आ प्लस गत, स्वागत, दो उपसर्ग है सु और आ। अन प्लस आ प्लस चार, दो उपसर्ग है अन और आ यानी अनाचार। यानी जहां पर दो उपसर्ग मिलकर के बनते हैं, दो उपसर्गों से भी कई शब्द बनाए जाते हैं। तो इस तरह से उपसर्ग क्या हुआ? उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के उपसर्ग। अब आया प्रत्यय। उपसर्ग तो क्या था कि शब्द के आगे जुड़ता था। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय जो है वो भी शब्द का निर्माण करता है, लेकिन शब्द के मूल शब्द के पीछे जुड़ता है। हम इसमें जानेंगे प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद और उदाहरण। प्रत्यय किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं? प्रत्यय की परिभाषा क्या है? वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग की तरह ये भी शब्दांश है, इसका भी स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है। जब ये मूल शब्द में जुड़ जाते हैं तो अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में और पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश हैं जो शब्द के बाद जोड़े जाते हैं। ये हमें पता ही है कि अविकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनका अपना कोई स्वतंत्र। उसी तरह प्रत्यय का भी, प्रत्यय जब शब्द में जुड़ते हैं तब उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं, इनका अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है, ना ही कोई इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, क्योंकि ये अविकारी शब्दांश हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे समाज प्लस एक, अब समाज मूल शब्द है, एक जोड़ दिया गया तो अर्थ परिवर्तन हो गया, क्या हो गया? सामाजिक। सुगंध है, इत जोड़ दिया गया, सुगंधित। मीठा है, आस जोड़ दिया गया, मिठास। भला है, आई जोड़ दिया गया, भलाई।
तो उपरोक्त शब्दों में इक, इन, इत, अक्कड़, आस और आई शब्दांश प्रत्यय हैं। इन उदाहरणों को पढ़कर हमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि शब्दों का निर्माण उनके अंत में जुड़े शब्दांशों के प्रयोग से हुआ। दूसरी, शब्दांश के जुड़ने से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया। तीसरा, प्रत्यय वे शब्दांश हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, इनका अपना स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं होता है। तो उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर परिभाषा फिर से हम दोहरा देते हैं कि उपसर्ग प्रत्यय ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तन अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब आया प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया की धातु रूप के बाद लगते हैं और उनके प्रयोग से संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण होता है, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसका संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। ये 5 प्रकार के ये प्रत्यय होते हैं। पहला है कृतवाचक। कृतवाचक कृत प्रत्यय कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहेंगे अगर, कि जिस प्रत्यय द्वारा बने शब्दों से काम करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है, वहां कृत प्रत्यय कहा जाता है या होता है। जैसे अक लग गया तो लेखक, नायक, गायक, पाठक। अक्कड़ लग गया तो भुलक्कड़, घुमक्कड़ और पियक्कड़। आक लग गया तो तैराक और लड़ाक। आलू लग गया तो झगड़ालू। आकू लग गया तो लड़ाकू, कृपालु और दयालु। यानी ऐसे शब्दों का निर्माण होगा जिनसे कर्ता का बोध होगा। कर्म कर्मकृत वाचक प्रत्यय, जिन प्रत्यय द्वारा बने शब्दों से कर्म का बोध होता है उसे कर्म वाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे औना यानी बिछौना, खिलौना, न, सूंघना, पढ़ना, खाना, नी, सूंघनी, छलनी, गा, गाना। अब कर्मवाचक कैसे पहचानेंगे? मान लो बिछौना है, बच्चा बिछौने पर सोता है। अगर हम पता करेंगे कि इसमें कर्म कहाँ पे है, बच्चा कहाँ सोता है? बिछौने पर, तो बिछौने के ऊपर कर्म कर रहा है। तो ऐसे शब्द बनेंगे जहां कर्म का बोध होगा, उन्हें कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहेंगे। तीसरा आया करणवाचक। करण यानी साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस प्रत्यय द्वारा बने शब्दों से क्रिया के साधन अथवा करण का बोध होता है उसे करणवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे मथ प्लस नी, मथनी। ऊ झाड़ू, ई रेती, न बेलन, झाड़न, बंधन। तो ये चीजें, बेलन क्या है? बेलन रोटी बेलने के काम आता है, यानी किसी कार्य को पूरा करने के काम में आता है। तो यहाँ पर वो करणवाचक हो गया। अब आया भाववाचक। जिन प्रत्यय द्वारा बने शब्दों से भाव का बोध होता हो उसे भाववाचक प्रत्यय कहा जाता है। अर्थात क्रिया के व्यापार या भाव का बोध कराने वालों को
प्रत्यय को भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अन, ती, आवा, अन लगा दिया तो लेखन, पठन, गमन, गमधन अन, मनन, मनधन अन, मिलन, मिलधन अन, टी लगाया तो गति, रति, मति, आ लगाया तो जय, लेख, विचार, मार, लूट, तौल, आवा लगाया तो भूल प्लस आवा, भुलावा, छल प्लस आवा, छलावा, दिख प्लस आवा, दिखावा, बुल प्लस आवा, बुलावा, चढ़ प्लस आवा, चढ़ावा। यानी ये ऐसे प्रत्यय जो हमारे भाव को दर्शाते हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। फिर है क्रियावाचक, क्रियाघोतक या क्रियावाचक। जिन कृत प्रत्ययों का प्रयोग से क्रियामूलक विशेषण, संज्ञा और विशेष अर्थ की बोधक क्रियाएं बनती हैं, उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे चल प्लस आ, चला, डूब प्लस ता, डूबता, सुख प्लस आ, सुखा, ना, दौड़ प्लस ना, दौड़ना, देख प्लस कर, देख कर। तो ये थे प्रत्यय, प्रत्यय का दो भेद, कृत और तद्धित। कृत के ये 5 प्रत्यय प्रकार थे। कृतवाचक यानी कर्ता का बोध होगा, कर्मवाचक कर्म का बोध होगा, करणवाचक साधन या आधार का बोध कराएंगे, भाववाचक अपने भावों को प्रदर्शित करने के लिए, क्रियावाचक जिनसे संज्ञा, क्रियावाचक विशेषण, संज्ञा और विशेष अर्थ की बोधक क्रियाएं बनती हैं। अब आया तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। उनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत प्रत्यय भी कहते हैं। अर्थात जो प्रत्यय धातु को छोड़कर, धातु को कौन से प्रत्यय लगते थे? कृत प्रत्यय, क्रिया में। तद्धित प्रत्यय क्या बने? जो प्रत्यय धातु को छोड़कर संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय के बाद लगाए जाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार होते हैं। कृतवाचक, भाववाचक, संबंध, गणना, गुण, स्थान, उनवाचक एवं सादृश्य। सबसे पहले आया कृतवाचक, जहां पे जिन प्रत्ययों को जोड़ने से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो। जुआ प्लस आरी, जुआरी। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण बनेंगे, क्रिया नहीं बनेगी यहाँ पे। पान प्लस वाला, पान वाला। पालन प्लस हार, पालनहार। फिर आया भाववाचक, इस प्रत्यय से भाव प्रकट होता है। प्रत्यय लगने की वजह से जो शब्द बनेंगे, उनसे, उन शब्दों से भाव का पता चलेगा। संज्ञा और विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे बुल प्लस आ, बुलावा, ऊंचाई, चौड़ान, छुटकारा आदि। फिर आया संबंधवाचक, जिन प्रत्ययों को लगने से, जिन प्रत्ययों लगने जो लगाने से संबंध का पता चलता है, उसे संबंधवाचक कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो संबंध का बोध कराने वाले संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ममेरा, चाचा प्लस एरा, चचेरा, ससुर प्लस आ, ससुराल, बहन प्लस जा, भांजा। फिर ममेरा, चचेरा, फुफेरा, ननिहाल, ससुराल। जिनसे, इनसे, इन शब्दों से क्या पता चल रहा है? इन शब्दों से संबंध का पता चलता है। ममेरा मतलब मामा, मामा का संबंध। ननिहाल मतलब नाना का घर। तो जहां पे संबंधों का पता चलेगा, संबंधों का बोध होगा, उसे हम संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहेंगे। गणनावाचक यानी जिनमें संख्या का बोध हो।
जिनमें संख्या का बोध हो, जिन्हें हम गिनती करना मतलब गिनना, संख्या का बोध पता चले, उसे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा, सातवां, चौथा, एकादश। फिर यानी जो तिगुना, चौगुना, इकहरा, दोहरा, तो जहां पर गिनती हो, क्रम पता चले, गिनतियां पता चले, गणना पता चले, उसे हम गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहेंगे। फिर है गुणवाचक, जिन प्रत्ययों के प्रयोग से पदार्थ के गुणों का बोध होता हो, उन्हें गुणवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे दयालु, श्रद्धालु, तपस्वी, मेधावी, लाडला, बुद्धिमान, राष्ट्रीय, आत्मीय, दयामय, महिमामय, गुणवान, गुण प्लस वान लग जाए तो गुणवान, धर्म प्लस इक लग गया तो धार्मिक, चमक प्लस इला लगा तो चमकीला, बुद्धि प्लस मान लग गया तो बुद्धिमान, शक्ति प्लस मान लग गया तो शक्तिमान। यानी कोई ना कोई ये शब्द ही ऐसे होंगे जो लोगों के गुण को बताएंगे, वहां गुणवाचक हो जाएगा। स्थानवाचक, जिन प्रत्ययों के प्रयोग से स्थान का पता चलता हो, उसे स्थानवाचक प्रत्यय कहेंगे। सरल शब्दों में कहें तो स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा के अंत में ई, वाला, इया, तिया, इन प्रत्ययों को लगाकर संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जर्मन प्लस ई, जर्मनी। चाय प्लस वाला, चाय वाला। सब्जी प्लस वाला, सब्जी वाला। जयपुर प्लस इया, जयपुरिया। कलक प्लस तिया, कलकतिया। यानी अब आया उनवाचक। जिन प्रत्यय शब्दों से लघुता, प्रियता, हीनता का पता चले, उन्हें उनवाचक कहते हैं। यानी छोटी वस्तुओं का पता चले, उन्हें उनवाचक कहते हैं। संज्ञा के अंत में आ, इया, ई, ओला, क, की, ट, टी, ड, डी, री, ली, व, सा, इन प्रत्ययों को लगाकर उनवाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। ढोल प्लस का, ढोलक। ढोल बड़ा होता है, ढोलक छोटी होती है। खाट प्लस इया, खटिया, छोटी हो गई। फिर बच्चा प्लस वा, बचवा। ठाकुर प्लस आ, ठकुरा। यानी जिससे छोटे का बोध हो रहा हो। फिर टोकरा प्लस ई, टोकरी। छाता प्लस री, छतरी। टुकड़ा प्लस ड़ी, टुकड़ी। डिब्बा प्लस ईया, डिबिया। यानी लघु रूप का, छोटे रूप का संज्ञा, लघुता और प्रियता यानी प्रिय और हीनता, इन तीनों भावों का व्यक्त होगा, उन्हें उनवाचक प्रत्यय कहेंगे। फिर आया सादृश्य तद्धित प्रत्यय, यानी जिन प्रत्ययों को जोड़ने से बने हुए शब्द के समानता का पता चले, सिमिलर हो, समानता पता चले, उन्हें सादृश्य तद्धित प्रत्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में समता या समानता का बोध कराने वाले प्रत्यय सादृश्य तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा के अंत में सा, हरा इत्यादि इन प्रत्ययों को लगाकर सादृश्यवाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। सुन प्लस हरा, हरा, सुनहरा। पीला प्लस सा, पीला सा। तो ये इस तरह से ये आपका था प्रत्यय, प्रत्यय से संबंधित। अच्छा, एक और बना कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या और समानता क्या है। तो अंतर यह है कि उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। और दोनों में यह अंतर और समानता क्या है
कि दोनों ही शब्दांश हैं और दोनों के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता है। दोनों ही दोनों का ही अकेले कोई अस्तित्व नहीं है। अब है प्रत्यय के मुख्य मुख्य बिंदु क्या थे। प्रत्यय ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं। इनके प्रयोग से संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण होता है। कृत प्रत्यय के भेद हैं कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इनके भेद कृतवाचक, क्रमवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, गुणवाचक। एक ही शब्द में दो दो प्रत्ययों का भी प्रयोग होता है। कहीं कहीं एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का भी प्रयोग होता है। यानी कोई कोई शब्द ऐसे भी होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय दोनों। जैसे आप ले लीजिए, एक हम ले लेते हैं उप उपसर्ग, अप, यानी अप उपसर्ग हुआ, मूल शब्द हुआ मान और प्रत्यय हुआ इत, शब्द बन गया अपमानित। फिर दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं। उपसर्ग है खुश, मूल शब्द है नसीब, प्रत्यय है ई, बन गया शब्द खुश नसीबी। एक और लेते हैं। ना है उपसर्ग, लायक है मूल शब्द, ई है प्रत्यय, बन गया नालायकी। एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग। नी है उपसर्ग, डर है मूल शब्द और ता लग गया तो बन गया निडरता। यानी कहीं कहीं पे ऐसे शब्द भी होंगे जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिले हुए होंगे। ये था आपका उपसर्ग और प्रत्यय का विश्लेषण विश्लेषण यानी एक्सप्लेनेशन।